मैं पिछली वीडियो में आपको बताई थी दैट लॉ कॉलेजेस में ठीक ठाक से पढ़ाया नहीं जाता है और वो वीडियो में मैं ये रीज़न दी थी दैट जब वो लोग आईपीसी, सीआरपीसी या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाएंगे तो ये तीन एक्ट को आपस में एक दूसरे को रिलेट करके, कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, क्योंकि लॉ इज एट द एंड ऑफ द डे इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। अगर आप लॉ कैसे एग्जीक्यूशन किया जाता है, प्रैक्टिकल फील्ड बोलो या फिर जुडिशियरी एग्जामिनेशन, मतलब जब आप देके एक जज बन जाओगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब एक दूसरे को कनेक्ट करके ही आपको मतलब कुछ डिसीजन पास करना पड़ेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन तभी आप बना पाओगे जब आपके पास एक सॉलिड लॉ का ज्ञान है। और जब भी आप कोई खास करके क्रिमिनल केस वगैरह इसके साथ डील करोगे तो आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ये मेजर रोल प्ले करता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनडीपीएस एंड टाडा, पीएमएलए एक्ट, अदर काइंड्स ऑफ क्रिमिनल स्पेशल एक्ट्स। सो इन दिस वीडियो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके बताऊंगी दैट लॉ कॉलेज क्यों सही तरीके से आपको कुछ नहीं पढ़ाते हैं और सही तरीका क्या होना चाहिए। और लेट मी टेल यू वन थिंग दैट जो पॉइंट्स मैं ये वीडियो में आपको देने वाली हूँ हो सकता है इससे बेटर वो लोग आपको दे सकते हैं, बट एटलीस्ट ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में, एटलीस्ट इतना अगर वो लोग दे देंगे तो आपके लिए, आपका प्रैक्टिकल फील्ड बोलो या फिर जुडिशरी के लिए भी बोलो, आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। इससे बेटर होगा तो वेल एंड गुड, कोई भी मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा, कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, बट एटलीस्ट जो मैं बताने की कोशिश करूंगी, जो इंसाइट्स मैं आपको ये वीडियो में देने की कोशिश करूंगी, अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना चाहते हो या फिर आप एक जुडिशियरी एस्पिरेंट हो, आपके लिए ये वीडियो एक मस्ट वॉच वाला वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पर डाउरी डेथ, ये जो आईपीसी का एक सब्सटैंटिव प्रोविजन है, जो सेक्शन 304B कैपिटल बी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा दैट जब भी कोई प्रोविजन में कैपिटल बी या फिर स्मॉल बी या फिर स्मॉल ए कैपिटल ए लिखा गया है तो आपको वैसे ही मेंशन करना पड़ेगा जैसे स्टैट्यूट पर दिया गया है। जैसे सेक्शन कोड यहाँ पर लिखा गया है आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना पड़ेगा हर जगह, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले डाउरी मतलब क्या, तो आप ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आपके पास एक फ्लिप कॉपी आ जाएगा, जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह है आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, डाउरी डेथ क्या है। डाउरी डेथ जब भी आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आएगा सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पेनल कोड, क्योंकि आईपीसी एक सब्सटैंटिव प्रोविजन है। इस पे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन बताया गया है, ऑफेंसेस का इंग्रेडिएंट्स बताया गया है एंड पनिशमेंट दिया गया है। कोई भी प्रोसीजरल एस्पेक्ट वगैरह नहीं दिया गया है। प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी पर। तो सपोज आपके पास एक डाउरी डेथ रिलेटेड कोई केस आया है तो आपको क्या करना पड़ेगा। डाउरी डेथ मतलब क्या, ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कोर्ट ऑफ सेशंस के द्वारा ट्रायबल है। तो सेशंस कोर्ट के पास पावर है ये ऑफेंस को, मतलब जो ट्रायल होता है वो कंडक्ट करवाने का, ठीक है। तो सेशंस कोर्ट का कैसे ट्रायल प्रोसीजर कंडक्ट होगा ये बताया गया है चैप्टर 18, जो डिटेल में ये वीडियो पर कवर किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, बाद में देख सकते हो। और अभी देखो, जब भी डाउरी डेथ रिलेटेड कोई बात आएगा आपको इसके साथ इंडियन एविडेंस एक्ट का 113B जो डील करता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ के बारे में, तो इसको आपको कनेक्ट करके, रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। सो अगर आप सिंगल आइसोलेशन पर, जैसे कि लॉ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, आइसोलेशन पर आईपीसी पढ़ाया दिया, आइसोलेशन पर सीआरपीसी का कोई प्रोविजन पढ़ाया दिया, ये टोटली एक गलत अप्रोच है कोई भी एक क्रिमिनल लॉ को पढ़ाने के लिए, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। लॉ को स्टैग्नेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि आपको कुछ भी समझने भी नहीं आएगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग करियर या फिर जुडिशरी एंड ऑल। जब भी आप कोई लॉ फर्म वगैरह में जॉब भी करोगे तो ये सारा प्रैक्टिकल पॉइंट्स आपको तो जानना पड़ेगा, तो आइसोलेशन पर मत पढ़िएगा। तो देखिए, सेक्शन 113B ये प्रिजम्पशन के बारे में डील करता है। सो प्रिजम्पशन मतलब क्या, प्रिजम्पशन मतलब आप ऐसा कह सकते हो दैट ऐसा कुछ रीजनिंग माइंड अप्लाई करके कुछ इन्फ्लुएंस ड्रॉन किया जा रहा है, कुछ अदर नोन या फिर प्रूव्ड फैक्ट से, मतलब हम एक अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है। सो इंडियन एविडेंस एक्ट पर जो प्रिजम्पशन की बात किया जा रहा है इसको आप ऐसे समझ सकते हो दैट कोई लॉजिकल माइंड या फिर रीजनेबल जो एक ब्रेन होता है हम लोगों का, तो रीजन को अप्लाई करके, हम लोगों का जो एनालिटिकल माइंड है उसको अप्लाई करके एक फैक्ट्स को हम लोग ड्रॉन कर लेते हैं, मतलब एक फैक्ट्स को समझ लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, उसको ही बोला जाएगा प्रिजम्पशन अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। और इन अदर वर्ड्स हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं दैट इनहेरेंट
डिफरेंटली हम लोग कुछ अदर फैक्ट्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग का जो हाईएस्ट मॉडल पॉसिबिलिटी है उसको अप्लाई करके कुछ फैक्ट से हम लोग इन्फरेंस ड्रॉ कर रहे हैं। सो व्हाट इज डाउरी दैट, जो सेक्शन 304B ऑफ द इंडियन पेनल कोड पर बताया गया है, आप यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स देख सकते हो जिसको मैं तोड़ के मतलब सेक्शन को डिकोड करके निकाल ली हूँ, और ये मेरा एक कॉलेज का नोटबुक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट जो सारे इंग्रेडिएंट्स दिया गया है, अगर ये सारा इंग्रेडिएंट्स फुलफिल ये कर लेता है तो एक ऑफेंस डाउरी डेथ माना जाएगा। तो सबसे पहले देखिए डाउरी मतलब क्या। डाउरी मतलब दहेज। जो दहेज शादी के टाइम पर एक पार्टी दूसरे पार्टी से डिमांड करता है, ठीक है, तो उसको ही डाउरी बोला जाएगा। डाउरी को डिटेल में समझने के लिए मैं इसको एक केस लॉ के द्वारा सपोर्ट करना चाहूंगी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है, और वो है डाउरी, डाउरी एंड डाउरी। मतलब ये जो 3 बार 3 टाइम्स मैंने जो डाउरी, डाउरी एंड डाउरी बताई, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बिफोर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज। शादी से पहले, शादी के टाइम पर एंड शादी के बाद। ये जो 3 बार डाउरी मैंने बताया, इसका ये मतलब आता है, और ये फेमस एक्सप्लेनेशन दिया गया है इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस निक्कू राम। ये केस पर बताया गया है। आप कुछ भी कर लो, आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो या फिर एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, आपको ये वाला केस जानना ही जानना पड़ेगा। और अभी आपको मैं बता दूं एक और पॉइंट, दैट जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर जो डावर या फिर महर दिया जाता है उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता है, जो शरिया के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो अभी देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे करके आपको बताती हूँ दैट एक केस हुआ था जहां पर एक जो वुमेन था वो पेस्टिसाइड कंज्यूम करके सुसाइड कर लिए, और यहाँ पर ये जो केस था इसको 304 पर डाउरी डेथ के तौर पर एक केस हिसाब से रजिस्टर किया गया था। बट बाद में इसको बताया गया था ये डाउरी डेथ नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, देखिए शादी के टाइम पर अगर कोई पेरेंट्स मतलब लड़की के पेरेंट्स कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ देंगे, उसको डाउरी नहीं कहा जाता है। गिफ्ट के तौर पर मतलब मेरा एक इच्छा है, मैं मेरी बेटी को ये सारे चीज़ दूंगी, ठीक है, तो उसको डावर नहीं बोला जाएगा। बट जो आप बोल रहे हो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट आपके अंदर हो रहा है, मतलब देयर इज ए एग्रीमेंट। मैं बोल रही हूँ कि 5 लाख रुपए मेरे को चाहिए, 2 गाड़ी मेरे को चाहिए, एक फ्लैट मेरे को चाहिए, या फिर 10 लाख का जेवर वगैरह मेरे को चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या हो गया, ये एक एग्रीमेंट हो रहा है आपस में, और ये पर्टिकुलर चीज बिफोर, एट द टाइम एंड आफ्टर द मैरिज हो सकता है। मतलब डाउरी, डाउरी, डाउरी जो बिफोर, आफ्टर एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज इसको क्लेम किया जा सकता है, डिमांड किया जा सकता है, ठीक है। और अभी देखिए, और ये जो पर्टिकुलर केस था यहाँ पर एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंसेस था दैट जो लड़की यहाँ पर सुसाइड कमिट की है उनके ऊपर टॉर्चर किया गया था, हैरेसमेंट किया गया था। जो 5 एकड़ जमीन जो लड़की के फादर ने जो हस्बैंड को दिए थे उसको सेल करने के लिए, और लड़की के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, वो टॉर्चर सहन ना कर पाके सुसाइड कमिट कर लेती है। बट इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट बताते हैं कि इसको एक डाउरी डेथ नहीं माना जाएगा। और क्यों नहीं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी था इसको गिफ्ट किया गया था, कोई भी अग्रीमेंट नहीं था बिटवीन ब्राइड एंड ग्रूम, इनके जो पेरेंट्स है इनके बीच में, ठीक है। तो इसीलिए ये जो केस था 304B का, इसको कन्वर्ट करके किया गया 498A रेड विथ 306 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एंड एबेटमेंट टू कमिट सुइसाइड। इसको मतलब कन्वर्ट करके यहाँ पर ला करके एक्यूज्ड को पनिशमेंट दिया गया, ठीक है ना। तो डाउरी डेथ कभी कभी 498A रीड विथ 306 में कन्वर्ट हो सकता है। और यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर टॉर्चर डेफिनेटली लड़की को किया गया था बाय द पेरेंट्स ऑफ द हस्बैंड, दैट इज द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड, ठीक है। और हस्बैंड खुद भी उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब 498 का इंग्रेडिएंट्स सेटिस्फाइड हो गया, तब इसको डाउरी डेथ से डायरेक्टली 498 पर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बता करके उनको पनिशमेंट दिया गया था। वाइफ की फैमिली हस्बैंड की फैमिली को दे रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पेनल कोड पे जो डेफिनेशन बताया गया है उसको ही फॉलो किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और एक पॉइंट, यहाँ पर सेक्शन 2 ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को भी बीच में लाया जाएगा, क्योंकि वहां पर डाउरी का जो मीनिंग दिया गया है यहाँ पर भी वो सेम मीनिंग को ही लिया जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, दैट इज
डाउरी डेथ को कोर्ट में प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कौन सा सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर जो आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप किसी को डाउरी डेथ के अंदर पनिशमेंट दिला सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो टर्म अग्रीमेंट बिटवीन द ब्राइड एंड ग्रूम्स जो फैमिली है इसको प्रूव करना पड़ेगा। और वो कैसे, इसके लिए जो सबसे एमिनेंट केस लॉ है वो है पवन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये केस में अग्रीमेंट ये टर्म को बताया गया था, इसका मतलब जो केस टू केस वैरी करता है। तो आपको सबसे पहले कोई भी अग्रीमेंट हुआ था, मतलब कार दिया जाना चाहिए, 5 लाख रकम दिया जाना चाहिए, जेवर वगैरह चाहिए, तो ऐसा कुछ जो अग्रीमेंट हुआ था इसको आपको सबसे पहले कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो ये अग्रीमेंट अगर आप प्रूव कर पाओ कोर्ट के सामने तो डेफिनेटली सेक्शन 304B अट्रैक्ट हो जाएगा और उनको पनिशमेंट मिल जाएगा। अगर कोई आई विटनेस रहता है, मतलब जब कोई कन्वर्सेशन ऐसा हो रहा था, कोई एविडेंसेस जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग या फिर कोई फुटेज वगैरह, ऐसा अगर कुछ रहेगा तो आपका केस और भी तगड़ा बन जाएगा, ठीक है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जो सीआरपीसी जिसको मैं कनेक्ट करके पढ़ने के बारे में मैं आपको बता रही थी, ये मतलब एक इनसाइड वाला पॉइंट आपको दे रही हूँ, ठीक है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल है। तो देखिए, अक्सर देखा जाता है दैट ऐसा कुछ एविडेंसेस के साथ या फिर जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो फाइल करता है वहाँ से उठ करके आ रहा है और जिससे कोर्ट को ऐसा लग रहा है दैट ये जो पर्टिकुलर इंसान है इसके अलावा एक और पर्सन है जो हो सकता है इस केस से बिल्कुल कनेक्शन रखता है, एक इंटीग्रल कनेक्शन या फिर मास्टरमाइंड है। तो वहाँ पर क्या कोर्ट कोई इंसान जिसका नाम डॉक्यूमेंट्स पर अपीयर नहीं हो रहा है उनको बुला करके कोर्ट में प्रेजेंस, उनका अपीयरेंस डिमांड कर सकते हैं? द आंसर इज येस। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो दैट कोर्ट के पास एक पावर दिया गया है, कोर्ट एक पर्सन के अगेंस्ट पर प्रोसीड कर सकते हैं जहां पर कोर्ट को ये लगता है ये इंसान गिल्टी है, जो ऑफेंस कमिट हुआ है, बट वो इंसान का कोई नाम वगैरह जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा किया गया है, जो सारे रिपोर्ट्स वगैरह कोर्ट के सामने आया है वहां पर मेंशन नहीं किया गया है। तो वहां पर सेक्शन 319 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अप्लाई करके कोर्ट वो इंसान को कोर्ट में हाजिर करेंगे, ठीक है, उनको एक समन भेजा जाएगा, उनको प्रेजेंट करवाया जाएगा कोर्ट के सामने। और ये मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि गुरमीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये जो केस था यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था। और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है 319, यहाँ पर जो इंसान का नाम चार्जशीट पर मेंशन नहीं किया गया है उनको भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि ये जो सेक्शन 319 है एक बहुत ही फेमस लैटिन टर्म, आप स्क्रीन पर देखो, जुडेक्स डोमिनेटेड कम नोसेंस ऑब्लिविटोर। थोड़ा सा गलत हो सकता है क्योंकि ये एक लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है जब भी कोई जज कोई एक्यूज्ड को अक्विटल दे देता है तो एक जज को कंडेम किया जाता है। सो कंडेम्ड मतलब क्या, निंदा किया जाता है। तो इसीलिए 319 पर कोर्ट को एक जुडिशियल पावर दिया गया है, ये एक्सटेंड करके जिनका नाम चार्जशीट पर मेंशन नहीं किया गया है उनको कोर्ट में बुला सकते हैं। और यहीं पर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा जाता है, कोर्ट एक ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले सकता है, कोई पर्सन का नहीं। और एक पॉइंट दैट रिविजनल कोर्ट का कोई भी पावर नहीं बनता है सेक्शन 319 सीआरपीसी को अप्लाई करके किसी को समन भेज सके। और यहीं पर अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, आपको जो मैं पॉइंट अभी बताने जा रही हूँ ये आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है आपका जो केस है उसको प्रूव करने के लिए। सो स्पेशली जो प्रोसिक्यूशन पार्टी होता है डाउरी डेथ में उनको सून बिफोर डेथ इसको प्रूव करना पड़ता है। तो सून बिफोर इसका मतलब क्या है, तो सून बिफोर ये जो टर्म है इसको इमीडिएटली बिफोर इसके साथ कंफ्यूज नहीं हो जाना है। तो सून बिफोर इसका मतलब होता है मृत्यु होने से पहले उनके साथ क्रुएल्टी किया गया था, हैरेसमेंट किया गया था, एंड दैट अमाउंट ऑफ क्रुएल्टी, मेंटल टॉर्चर या फिर फिजिकल टॉर्चर, हैरेसमेंट प्रिसीडिंग हर डेथ। और ये जो क्रुएल्टी जो टर्म है इसको 304B में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, इसको सेक्शन 498A वहां पर जो क्रुएल्टी का डेफिनेशन दिया गया है उससे ही मतलब कनेक्ट करके आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब वही डेफिनेशन यहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाए। और इसीलिए आप कोर्ट में देख पाओगे दैट ये अक्सर बताया जाता है दैट सून बिफोर हर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएल्टी एंड हैरेसमेंट। और यहीं पे आपका आर्ग्यूमेंट को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप शांति वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये जो एक सुप्रीम कोर्ट केस है इसको रेफर कर सकते हो। सो आई होप आपको समझ में आया है
कैसे आपको कोई भी सेक्शन को पढ़ना है और कैसे ये तीनों एक्ट को एकदम रिलेट करके कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई वैल्यूएबल पॉइंट जरूर मिला होगा। अगर मिला है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।